गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, उसकी प्रॉब्लम का, वो क्या है? एपिलेप्सी, मतलब मिर्गी आना। अरे एक होता है दौरे पड़ना और एक होता है मिर्गी आना। दोनों में अंतर क्या है? दोनों है बेटा एक ही चीज, सिर्फ फर्क इतना है कि जो दौरे आते हैं, सीजर आते हैं, वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। बट मिर्गी का मतलब ये होता है उन सीजर का दिन में 5 बार आना, 6 बार आना। मतलब सीजर्स अगर बार बार आ रहे हैं और क्रोनिकली आ रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? एक सीवियर फॉर्म है, क्रोनिक फॉर्म है। किसकी? सीजर की। समझ में आ रहा है? सीजर शॉर्ट फॉर्म हो गई, मतलब एक्यूट फॉर्म हो गई है। इज दैट क्लियर? एक्यूट फॉर्म क्या हो गई? सीजर हो गई, दौरे हो गए। अगर वही दौरे दिन में पता नहीं कितनी बार आ गए और बार बार आए जा रहे हैं, वही सिचुएशन क्या कहलाती है? एपिलेप्सी और मिर्गी। तो दोनों में अंतर समझ में है? दोनों में चीज वही है, इंसान को दौरे ही आते हैं, बट आपने नाम चेंज इसलिए कर दिया। अगर वो दौरे, अच्छा एक दौरा आ रहा है, आप उसको एपिलेप्सी नहीं बोलते हो। अगर इन्हीं दौरों की क्रोनिकली रेट बढ़ गई है, बार बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, चाहे 1 मिनट के लिए आए, चाहे 2 मिनट के लिए आए, चाहे आप 5 सेकंड के लिए भी आ रहा हो, और दिन में अगर वो 10 बार आ गए, 5 बार आ गए, पता ही नहीं कितनी बार आ गए हैं, वो सिचुएशन क्या कहलाती है? मिर्गी कहलाती है, एपिलेप्सी कहलाती है। सिंगल अटैक दौरे का कभी भी एपिलेप्सी नहीं कहलाएगा। एपिलेप्सी हम तभी बोलेंगे अगर वो अटैक बार बार आ रहे हैं, क्रोनिकली आ रहे हैं, तो ये हम उसको क्या बोलते हैं? मिर्गी बोलते हैं या एपिलेप्सी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करोगे, एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन में की जो एक्टिविटीज होती है, न्यूरॉन्स की जो तंत्रिका तंत्र होती है, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? असामान्य होने के कारण उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बार बार क्या आना? सीजर्स आना, दौरे आना, व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो जाना, उसकी पर्सनैलिटी में भी क्या चेंज आ जाना, अल्ट्रेशन इन द सेंसेशन, मतलब ना उसको स्वाद का पता है, ना उसको सूंघने का पता है, ना उसको सुनने का पता है, ना उसको टच का पता है। मतलब सारी चीजें क्या हो जाती है? अल्टर्ड हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? चेंज हो जाती है। बिहेवियर इरिटेटिंग बिहेवियर रहेगा, ना किसी से बोलता है, एकदम सैड मूड में रहेगा, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहेगा, पर्सनैलिटी पागलों की तरह रहने लग जाता है। ये क्या हो जाता है? एपिलेप्सी के अंदर होने वाले कुछ चेंजेज हैं। अब अगर व्यक्ति में क्या होगा? कॉन्शियसनेस की भी क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। इंसान अल्टर्ड नहीं रह पाएगा, चौकन्ना नहीं रह पाएगा, कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा? उसका लॉस हो जाएगा। किसकी वजह से? एपिलेप्सी की वजह से। अब ये तो हमने पढ़ लिया एपिलेप्सी। दूसरा पढ़े हम सीजर और दौरे। यहाँ पे लिखा है ना कि बार बार दौरे आना। अगर बार बार दौरे आ रहे हैं, अच्छा एक दौरा आया तो उसको आप सीजर ही बोलोगे, पर वही सीजर अगर बार बार आ रहे हैं, तब आप क्या बोलते हो? उसको एपिलेप्सी। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, असामान्य फंक्शन हो गए किसके? ब्रेन के, जिसके अंदर एपिसोड्स के अंदर ब्रेन में क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होंगे। समझ में आ रहा है? ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होंगे। अरे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? आपको जो मैसेज मिलेगा आपके न्यूरॉन्स के द्वारा, वो क्या होगा? जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? मिर्गी के आपने दौरे देखे होंगे, इंसान के अंदर इतना भयंकर झटका आता है कि सडनली से गिर जाता है। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? जो न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है, वो फास्टली काम करने लग जाती है, अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करने, बिना रुके काम करने लग जाती है। उसी को आप क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। और इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण व्यक्ति के जो सेंसरी और मोटर फंक्शन होते हैं ना,
अरे मोटर का मतलब क्या, सेंसरी और मोटर का मतलब होता है किसी चीज का आपको मैसेज मिलना। मान लो आपने किसी चीज को टच किया और टच किया तो वो चीज गर्म थी, समझ में आ रहा है, ये आपको क्या मिला, मैसेज मिला कि नहीं मिला, कि आपने जैसे टच किया, टच वो मैसेज किसने दिया, आपके ब्रेन के पास गया कि जब हाथ आप इस चीज को लगा रहे हो हाथ गर्म हो जाएगा, ये चीज गर्म है। जैसे आपने टच किया और उस गर्म चीज पे जैसे हाथ लगा, आपने हाथ को तुरंत हटा लिया। ये मैसेज सेंसरी और मोटर दोनों किसने करवाया, आपके ब्रेन ने। समझ में आया, किसने करवाया, आपके ब्रेन ने करवाए। इज दैट क्लियर। आपने किसी चीज को टच किया और टच करने पे आपको पता चला ये तो बहुत ठंडी है या बहुत गर्म है, समझ में आ रहा है, आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हो विथ इन सेकेंड। ये थोड़ी ना भाई लगा के रख लिया, नहीं गर्म है मेरा हाथ तो इसको सहन कर सकता है, नहीं रे पागल हैं क्या हम, हाथ जलाएंगे थोड़ी ना। हाँ हाथ जला सकते हैं अगर आपके ब्रेन ने काम नहीं किया तो। जिसको पैरालिसिस हो जाता है ना, लकवा पड़ जाता है, उस इंसान पे आप कितना ही गर्म कितना ही ठंडा कुछ भी लगाओ उसको नहीं पता उस एरिया पे। अब हमें थोड़ी पैरालिसिस हुआ है, अगर उसको टच करेंगे, टच करने पे जो गर्म चीज का आभास हुआ आपको, वो क्या है, सेंस। समझ में आया, वो क्या है, संवेदना आपको मिली कि ये चीज गर्म है। अब जब आप इसको हटाओगे तो वो क्या हो गया, मोटर एक्टिविटी। तो मोटर एक्टिविटी के दौरान जैसे आपने हाथ हटाया, मोटर एक्टिविटी, मूवमेंट किसको बोलते हैं भाई, संवेदनाओं में तो क्या होता है, कोई चीज महसूस होती है और महसूस होने के जब हम उसके उल्टा गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं मोटर सेंसेशन। समझ में आ रहा है, मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन दो तरीके के फंक्शन होते हैं जो हमारे ब्रेन करता है। इस ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो ना तो आप अपना हाथ हटा सकते हो वहां से, ना आपको कोई चीज गर्म लगेगी, ना कोई आपको चीज ठंडी लगने वाली है। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसके कारण, इस सीजर और एपिलेप्सी के कारण। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आदि के अंदर चेंज आएंगे। एक सिंगल सीजर को आप एपिलेप्सी नहीं बोलते हो। अगर एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर बार बार आते हैं, इनकी अवधि कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इज दैट क्लियर। मिर्गी के दौरे किनको बोलते हो, जब सीजर बार बार आते हैं, चाहे वो कम टाइम के लिए आए हो चाहे ज्यादा टाइम के लिए आए हो, डिपेंड ये करता है कितनी बार आए। अगर एक बार आया है तो नॉट कॉल्ड एपिलेप्सी, इट्स ए सीजर। ये सिर्फ सीजर है, एपिलेप्सी नहीं है। पर अगर वही सीजर आपको बार बार आ रहे हैं, वो क्या कहलाती है, एपिलेप्सी। इसकी वजह से आपके मोटर फंक्शंस और सेंसरी फंक्शन तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, आप चोक करने भी नहीं रह पाओगे। मतलब आपका जो कॉन्शियसनेस होती है, समझ में आ रहा है, अरे कॉन्शियसनेस का मतलब जानते हो ना, किसी चीज को एकदम से अच्छे से सुनना कंसंट्रेशन के साथ में, वो चीज यहाँ पे मतलब ये होता है इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है, मान लो ये। समझ में आ रहा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, कम होगा तो इंसान बेहोशी की तरह ही तो हो गया ना एक तरीके से। भाई कॉन्शियस नहीं है, होश में नहीं है वो, उस सिचुएशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एपिलेप्सी की वजह से आते हैं। समझ में आ रहा है, किसकी वजह से आते हैं, मिर्गी के दौरे। हम एक साथ यही बोलते हैं ना कि मिर्गी के दौरे। अरे अगर दौरे बार बार पड़ रहे हैं तो उसी को आप क्या बोलते हो, मिर्गी बोलते हो। इज दैट क्लियर। अगर यहां हम बात करें कितने टाइप का होता है एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक सीजर, मिर्गी के दौरे कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला है पार्शियल सीजर, दूसरा है जनरलाइज्ड। पहला क्या है, पार्शियल सीजर, और दूसरा क्या है, जनरलाइज्ड सीजर। एक पर्टिकुलर जगह का अंदर सीजर आना या दौरे पड़ना और पूरी बॉडी के अंदर सीजर आना, दोनों हो गए। जनरलाइज्ड का मतलब होता है सामान्य,
तो कोई भी किसी भी कारण की वजह से अलग अलग तरीके से हो सकता है। और ये पार्शियल के अंदर क्या होता है, वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के अंदर। समझ में आया? पार्शियल सीजर दो टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। जबकि जनरलाइज चार तरह का होता है, टॉनिक, क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, एब्सेंस और एटोनिक। ये वाला सीजर किन में होता है? बच्चों में। अरे छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, सिर्फ झटका ही आता है 1 सेकंड का, उसको सीजर आके निकल गए, हमें नहीं पता चलेगा कि उसको सीजर आया है। बट वो अगर कंटिन्यू होंगे तो आगे जाके एपिलेप्सी में तो कन्वर्ट होगा ना। थोड़े टाइम के लिए तो वो झटके ही दे रहा है, आगे जाके वो बहुत बड़े बड़े झटके देने वाला है कि टाइम भी पता चल जाएगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर? ये एब्सेंस सीजर जो होता है बच्चों में, मतलब पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को सीजर आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड आया, जैसे मान लो आंख बंद की, सीजर खत्म हो गए बच्चे के आके, बस इतनी सी देर के लिए सीजर आते हैं, उनको बोलते हैं एब्सेंस सीजर। अगर यहाँ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे किनकी? पार्शियल सीजर की। पार्शियल सीजर के अंदर क्या होता है? एपिलेप्सी में आने वाले ये सबसे सामान्य लक्षण होते हैं। क्या? एपिलेप्सी के दौरान आने वाले सबसे सामान्य प्रकार के सीजर होते हैं जब सीजर ब्रेन के केवल किसी एक भाग में होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होते। मैंने बताया था किसी एक पर्टिकुलर भाग की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर जगह की वजह से क्या आते हैं? पार्शियल सीजर आते हैं। इन्हें पार्शियल सीजर और फोकल सीजर भी कहते हैं। दो प्रकार से होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। क्या? सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ये क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। अच्छा, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे। एपिलेप्सी क्या है? ये सबसे सामान्य प्रकार के सीजर होते हैं जो किसकी वजह से आते हैं? एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी, पूरे ब्रेन की नहीं, ब्रेन के किसी एक भाग के अंदर क्या हो गई? न्यूरल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो गई, न्यूरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल हो गए, और उनकी वजह से जो एपिलेप्सी और सीजर आ रहे हैं उसको आप क्या बोलते हो? पार्शियल सीजर। अब इसमें दो होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सीजर होता है वो क्या होता है? कॉन्शियसनेस, इसमें रोगी की लॉस नहीं होती है। अरे अगर पार्शियल सिंपल में बात की जाए तो इसमें कॉन्शियसनेस है वो कम नहीं होती है, लॉस नहीं होती है। समझ में आ रहा है? कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है किसके अंदर? सिंपल सीजर के अंदर। सिंपल पार्शियल के अंदर कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होती है? इंसान कुछ क्षणों के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। क्या? इंसान है वो कुछ क्षण के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोशी की हालत में चला जाता है कुछ क्षण के लिए। 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इंसान क्या हो जाता है? बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अरे कॉम्प्लेक्स के नाम से देख लो ना, जटिल। सिंपल का मतलब सामान्य, आया बट कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हुआ। हाँ आए थे उसके सीजर्स, मान लो हाथों में सीजर आ गए, समझ में आ रहा है? तो हाथों की अंगुलियां सब एकदम से खींच गई है, जस्ट आपने थोड़ा सा उसको मसाज वसाज किया, थोड़ी देर के बाद में वो अंगुलियां ठीक हो जाएंगी, बट दिमाग उसका सही था, कॉन्शियस था, वो होश में ही था। इस सीजर में उस मिर्गी के दौरे के दौरान कुछ टाइम के लिए वो बंदा बेहोशी की हालत में चला जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर चला जाता है। ये दोनों क्या हो गए? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? अच्छा, पार्शियल सीजर कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ऐसे कभी दादी को, मम्मी को या किसी को ऐसे देखना, ऐसे बोल गया ना इसके तो भाई जाड़े बंद हो गए हैं। अरे जबड़े बंद हो जाते हैं ना, कई बार हो जाते हैं जबड़े बंद, इंसान को सांस वास कुछ भी नहीं आ रहा है नाक से, मतलब मुंह वगैरह सब एकदम से टाइटली बंद हो गए, हाथ पैर सब एकदम से अकड़ गए हैं।
अब घर में किसी को बुलाया, अगर उसने आके नाक पिंच कर लिया, उसका थोड़ी सी देर के लिए नाक पिंच किया, तो ये क्या होगा, सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो उसका दम घुटेगा अंदर, माउथ ओपन करेगा, सीजर खत्म। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया इतना, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल। और सिंपल पार्शियल के अंदर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आया है, मान लो चाहे हाथ में आया था, पैर में आ गए थे, अरे बोलते हैं ना बाइंटे आ गए, वो सिंपल पार्शियल सीजर का टाइप है। बाइंटे आते हैं तो क्या आप बेहोश हो जाते हो, नहीं होते हो ना, बेहोश बाइंटों में नहीं होता है, बेहोश किस में होता है, जब पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, सीजर आया था, मिर्गी मिर्गी आई थी उसको पूरी बॉडी के अंदर, पूरी तरीके से वो बेहोश हो गया, बट परमानेंटली नहीं, कोमा में नहीं जाता है वो, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए वो क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और वो फिर होश में भी आ जाता है। भाई बोलते ना मिर्गी के दौरे पड़ गए, जूते सुंघाओ, अरे जूते सुंघाने से क्या ठीक हो जाता है पेशेंट, नहीं। हाँ वो है, गंदे गंदे स्मेल जाएगी तो उसको भी थोड़ा बुरा लगेगा, बट 1 मिनट, भाई जितना मिनट होता है ना वो दौरे का, उसके बाद में उसको होश में आना ही है। बट गांव में यही मानते हैं कि भाई जूता सुंघाएंगे तो मिर्गी के दौरे से ठीक हो जाएगा बंदा, सांस मतलब होश में आ जाएगा। भाई बदबूदार सॉक्स या जूते सुंघाओगे तो भाई मरा हुआ इंसान भी यार जिंदा हो जाता है, फिर उसको तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ है, वो तो कहने की बातें हैं। ये इनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है मिर्गी और एपिलेप्सी का, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए आते हैं, आफ्टर दैट वो क्या हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। समझ में आया, इसमें बंदा अनकॉन्शियस होता है कुछ देर के लिए, सब कुछ उसका घूमने लग जाता है, ऐसे चारों तरफ ऐसे लग रहा है सब कुछ घूम रहा है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके अंदर बेहोशी की हालत नहीं आती है। समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या हो गए, पार्शियल सीजर के टाइप है। अगर यहां हम नेक्स्ट वन बात करेंगे, कौन सा, जनरलाइज्ड सीजर, कौन सा बात करेंगे हम लोग, जनरलाइज्ड सीजर। ये सीजर ब्रेन के लगभग सभी एरिया में होने वाली, वो क्या था एक पर्टिकुलर एरिया में, ये सभी एरिया में होने वाली न्यूरल मूवमेंट के कारण या एक्टिविटी के डिस्टरबेंस के कारण उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार से होते हैं, टॉनिक, क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, एब्सेंस और एटॉनिक। ये 4 तरीके के क्या होते हैं, इस सीजर के टाइप होते हैं। अब यहाँ फर्स्ट वन की बात करेंगे, किसके, टॉनिक क्लॉनिक सीजर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इस टॉनिक क्लॉनिक सीजर के अंदर देखते हैं ऑरा प्रेजेंट होता है, ऑरा का मतलब आभास, उसको एहसास हो जाएगा कि मुझे सीजर आने वाला है, उस इंसान को आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि उसको सीजर का अटैक या मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है। टॉनिक फेज की अवधि जो ये वाला है, इसकी अवधि कितनी होती है, 10 से 20 सेकेंड की होती है, और इस फेज में शरीर में एंटन मतलब पूरा शरीर क्या हो जाता है, अकड़ जाता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और शरीर धनुष आकार का हो जाता है। ओपिस्थोटोनस का मतलब क्या, धनुष आकार, अरे इंसान पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है, धनुष को कभी देखा है, शरीर ऐसी वाली पोजीशन के अंदर हो जाता है। ये सिर हो गया, ये पैर हो गई, ये इंसान का एब्डोमेन हो गया। जो इस पोजीशन के अंदर इंसान था, अब इसमें ये स्थिति आ जाती है, किसमें, अकड़न की वजह से। जो जैसे बोलते हैं ना एकदम से जकड़ गया शरीर, पूरा अकड़ गया, टाइट हो गया, एंटन आ गई है, उसकी वजह से शरीर किस पोजीशन में आ जाता है, ओपिस्थोटोनस, धनुष आकार का हो जाता है, और आंखें उसकी स्थिर रुक जाती, एक जगह पे स्थिर हो गई, किधर उधर उधर, चाहे आप गर्दन कितनी घुमाओ, उसकी आंखें एकदम से एक जगह पे टकटकी नजर से टिक गई है। समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे जनरलाइज्ड सीजर के अंदर किस में आते हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर में। और यहां आपने देखा उसकी हाथ की जो मुट्ठियां होती हैं वो टाइट हो जाती है, क्या, जो मुट्ठियां होती है भींच जाती है, रे टाइट हो जाती है मुट्ठी,
एकदम से मतलब बंद कर लेता, वो इतनी टाइट हो जाती है उसकी। किसके अंदर? टॉनिक क्लॉनिक सीजर के अंदर। समझ में आया? टॉनिक क्लॉनिक सीजर के अंदर अगर देखा जाए आभास प्रेजेंट होता है, लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए ही होता है। पूरे शरीर में ऐंठन आ जाती है, हाथ पैर जो हाथ की मुट्ठियां होती हैं वो भींच जाती हैं, और जो भी ये मूवमेंट होते हैं जैसे सलाइवा का सिक्रेशन भी इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अरे लार जिसको बोलते हैं, ज्यादा आएगी मुंह में, सलाइवा भर जाएगा, पूरा मुंह सलाइवा से भर जाएगा। ये सारे किसके अंदर आते हैं? टॉनिक क्लॉनिक सीजर के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? जनरलाइज सीजर कौन से होते हैं? ब्रेन के किसी भी भाग में अगर, या सभी एरिया में, किसी भी भाग वाला पार्शियल था, सभी एरिया में अगर एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी हो रही है तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर, जिसमें उसका पहला कौन सा आता है? टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जिसमें पूरा शरीर अकड़ जाता है, मुट्ठियां भींच जाती है, सलाइवा मुंह में पूरा भर जाता है, झाग देखे ना मुंह से, वो किस में आते हैं? टॉनिक क्लॉनिक फेज के अंदर। नेक्स्ट अगर यहां हम बात करें किसकी? मायोक्लॉनिक सीजर। इस मायोक्लॉनिक सीजर के अंदर कौन सा है? दूसरा मायोक्लॉनिक सीजर के दौरान रोगी की भुजाएं और टांगों में क्या होता है? जर्किंग, ट्विचिंग मूवमेंट, मतलब जकड़न आ जाती है। सीधी करेंगे वो सीधी नहीं हो पाएंगी, एकदम से टाइट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? क्या कहां पे? भुजाओं में, और जो उसके हाथ और पैर दोनों के अंदर क्या होता है? जर्किंग मूवमेंट, मतलब एकदम सडन से झटका सा आएगा और वो खिंच जाएंगी, तन जाएंगी पूरी की पूरी, क्या? हाथ और पैर। सीजर के समय रोगी गिर सकता है और उसकी इंजरी भी हो, क्योंकि झटका आएगा, सडनली से झटका लगेगा तो उसके गिरने के चांसेस या उसकी इंजरी होने के चांसेस भी मायोक्लॉनिक सीजर में देखने को मिलते हैं। एब्सेंस सीजर, ये सीजर मेनली बच्चों में ज्यादा होता है और प्यूबर्टी के बाद गायब भी हो जाता है। 9-10 साल के बाद में ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ज्यादा 13-14 साल पे ये सीजर क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ये सीजर क्लस्टर में, गुच्छों में आते हैं और प्राय मसल टोन में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। अरे अचानक से ऐसे आएगा, समझ में आ रहा है? बच्चे को नींद की झपकी आई 2-3 बार आ गई, वो क्या था? सीजर था। मतलब आएगा सडनली से, बट ये नहीं है कि वो लंबे टाइम तक रहेगा या बच्चे में कोई चेंज देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलेगा बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा है। समझ में है आप लोगों को? ये क्या होता है? एब्सेंस सीजर। और इन्हें पहले पेटिटमाल सीजर भी कहा जाता था। इन सीजर को हम क्या बोलते थे? पेटिटमाल सीजर भी बोलते थे। अभी इनको हम लोग ये एब्सेंस सीजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर यहां हम बात करें, लास्ट वन, एटोनिक सीजर। इसे ड्रॉप सीजर कहते हैं। इसमें अचानक मसल टोन कंट्रोल हो जाने के कारण रोगी जमीन पर गिर सकता है। इसमें जो मसल टोन है, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, अरे जो मसल्स होती हैं उनके अंदर अचानक से कंट्रोल करने की मैकेनिज्म खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, इंसान चल रहा था, समझ में आया? चल रहा था, चलते चलते वो अचानक से धड़ाम से गिर गया, वो क्या होता है? एटोनिक सीजर। अरे इन सब में तो फिर भी उसको पता चल जाता है, आभास हो जाता है, वो सेफ प्लेस पे भी बैठ जाता है, और ये तो बच्चा है, सो रहा है, सोते सोते भी उसको आ जाएगा। इसके अंदर हाथ और पैरों के अंदर जर्किंग मूवमेंट हो गया तो इसमें भी उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, गिर सकता है रोगी। ऐसे मान लो बेड पे लेटा हुआ है, उसके हाथ पैरों में जकड़ा तो वहां से भी गिर सकता है। बट यहाँ इंसान को पता ही नहीं है, अचानक से सीजर आया और तुरंत वहीं गिर गया। ये इसी के जैसा टाइप है, बट यहाँ पे क्या होता है? अचानक से इंसान क्या होता है? गिर सकता है। यहाँ तो इंसान के हाथ और पैर के अंदर क्या होता है? जर्किंग मूवमेंट आएगा, ट्विचिंग मूवमेंट आएगा सडनली से। ठीक है, तो इसमें गिरने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो सीजर आएगा वो 100% पेशेंट को तुरंत धड़ाम से नीचे गिरा देगा। इज दैट क्लियर? वो ये जगह नहीं देगा कि कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं,
सीजर कभी भी अपनी मर्जी से आ गया और इंसान को इतनी भयंकर चोट लगा दी, इसको आप क्या बोलते हो? एटोनिक। इसलिए ड्रॉप का मतलब क्या होता है? गिर जाना। समझ में आ रहा है? गिर जाना, धड़ाम से गिर जाना क्या होता है? एटोनिक सीजर होता है। इज दैट क्लियर? ये सारे के सारे क्या हो गए? जनरलाइज्ड सीजर के टाइप। पार्शियल के अंदर हमने पढ़े सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होता है, समझ में आ रहा है, और ब्रेन के किसी एक भाग की एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी वही चीज है किसी एक पार्ट की वजह से, बट उसमें क्या होता है? पूरी बॉडी में एंटन हो जाती है और बेहोशी की हालत में चला गया बंदा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, जबड़े भाई, जाड़े बंद हो गए उसके, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सीजर का ही टाइप है। और उसको आप कुछ मिनट, मतलब 2 मिनट के बाद में उसको होश में भी वो बंदा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जबकि जनरलाइज्ड सीजर में पूरी बॉडी पे अटैक होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि पूरा ब्रेन के अंदर असामान्य चेंजेस आ गए, असामान्य इलेक्ट्रिकल मूवमेंट आ गए, असामान्य इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गए। उनकी वजह से पूरी बॉडी पे सीजर्स के अटैक आने लगेंगे, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। जिसमें पहला था टॉनिक क्लॉनिक सीजर। क्या होगा? आंखें रुक जाएंगी एक जगह पे, हाँ, मुट्ठियां भींच जाएंगी। अभी ये हाथ और पैर में नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है? सलाइवा ज्यादा भर जाएगा, ये सारी चीजें आई। मायोक्लोनिक में क्या होता? ये हाथ और जो पैर होते हैं उनमें ट्विचिंग मूवमेंट आएंगे। समझ में आया? तो अगर आपने इनको पकड़ के रखा हाथ और पैरों को, तो इनकी हड्डियां टूट सकती हैं, इतना भयंकर जर्किंग और ट्विचिंग मूवमेंट आता है। तो इनको ढीला छोड़ना है, पकड़ के कभी भी मत रखो। जब इंसान को सीजर आता है, सेफ प्लेस पे रखो, बट उसको कभी भी पकड़ के मत रखो। अगर आपने हाथ पैर पकड़ लिए तो उनकी हड्डियां चूर चूर हो सकती हैं। एब्सेंट सीजर बच्चों में होता है और 10-12 साल के बाद में ये गायब भी हो जाता है। और एटोनिक सीजर कभी भी इंसान को किसी भी टाइम पे आ सकता है, और चलते चलते वो जमीन पे उसको गिरा सकता है। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? एटोनिक सीजर। दोनों टाइप हो गए, पार्शियल और जनरलाइज्ड सीजर। अगर यहां हम इनके मैनेजमेंट की बात करेंगे, किसके? सीजर्स के मैनेजमेंट की अगर हम यहां बात करेंगे, तो मैनेजमेंट में क्या आता है? भाई सीजर है तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दे दो, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वाल्प्रोएट, कार्बामेजिपिन, डायजेपाम, क्लोनेजेपाम। ये क्या है? एंटी कन्वर्जेंट। सीजर्स की एक्टिविटी को, उसके एपिसोड्स को कम करने वाली दवाइयां हैं, जो क्या करती है? सीजर या मिर्गी के दौरों को कम करवाती है। दूसरा है, सीजर के दौरान हमें क्या करना है? उसका एयरवे क्लीन रखना है। अगर मुंह में झाग आ गए तो आप उसको क्या करो? दूसरी साइड में गर्दन घुमा के सारे झाग बाहर निकालने हैं, क्योंकि बंदा बेहोशी की हालत में अगर वो झाग श्वास नली में चले गए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो जब मिर्गी का दौरा आए तो बंदे को सीधी पोजीशन में है, पर गर्दन इस तरह घुमा दो ताकि सारे झाग क्या आएंगे? बाहर निकलेंगे। अगर सीधा गर्दन रहेगी तो झाग कहाँ चले जाएंगे? श्वास नली के अंदर। इज दैट क्लियर? क्या करना है सीजर के दौरान? रोगी को अगर इंजरी हो रही है तो उस रोगी को इंजरी से भी बचाना है। अगर आभास हो रहा है, आपको लग रहा है भाई इसको दौरे आने वाले हैं, भाई क्या करो? उसको सेफ प्लेस पे, एकदम फ्लैट एरिया पे लेटा दो। ये नहीं आपने बेड पे लेटा दिया, बेड पे लेटाकर नीचे गिर गया तो सेफ प्लेस पे, नीचे फर्श पे लेटाना है पेशेंट को, ताकि उसको इंजरी विंजरी ना हो। कभी भी पेशेंट के हाथ पैरों को पकड़ के नहीं रखना है। यहां बात करें दौरों के दौरान, अरे अगर जब उसको आई क्या आ गई? मिर्गी आ गई, उस मिर्गी के दौरान हमें कौन सा इमरजेंसी केयर देनी है? रोगी का एयरवे क्या करो? मेंटेन करो, पेटेंट रखो। मतलब मैंने बता दिया ना, झाग वाग आ रखे हैं तो मतलब क्लीन रखना है। अगर वो भरा हुआ है मुंह के अंदर कुछ, तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? एयरवे के अंदर। रोगी का ब्रीथिंग पैटर्न मेंटेन करो। रोगी के आसपास भीड़ एकत्रित मत होने दो, शांत वातावरण रखो, आरामदायक स्थिति में रखो, और जहां पे, उस जगह पे रखो जहां पे हवा अच्छे से आ जा रही है।
समझ में है, हवादार इन्वायरमेंट उसको देना है। आवश्यकता के अनुसार अगर जरूरी पड़ रही है तो ऑक्सीजन हमें बाहर से भी हम उसको दे सकते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन भी प्रदान कर सकते हैं। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो कृत्रिम ऑक्सीजन भी हम उसको, जैसे मुंह से माउथ टू माउथ करवाते हैं हम ऑक्सीजन देते हैं, एम्बू बैग से भी देते हैं, तो उससे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। और अगर एस्पिरेशन से बचाना है, गले में कुछ, श्वास नली में कुछ चला ना जाए, उससे बचाना है, तो रोगी को साइड लाइन पोजीशन दे दो। क्या कर दो, रोगी को साइड लाइन पोजीशन दे दो, ताकि जो भी मुंह में है वो बाहर निकल जाएगा। अगर उसके टंग को बाइट होने से बचाना है तो मुंह में क्या दे देते हैं हम लोग, गॉज पीस लगा देते हैं, ताकि, क्योंकि सीजर के टाइम पे अक्सर जीभ है वो दांतों के बीच में आएगी तो वो वहां पे कट सकती है, उसको इंजरी हो सकती है, और इंजरी होगी तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो वो खून वो बंदा क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, श्वास नली में जा सकता है। तो पहले ही दांतों के बीच में क्या दबा दो, गॉज पीस दबा दो, ताकि जीभ कटने के चांसेस ना हो। मुंह में कोई भी सिक्रीशन नहीं रखना है, रे बात यही है, मुंह में कोई भी सिक्रीशन नहीं रखना है। अगर सिक्रीशन अगर मुंह में रह गए, बाई चांस अगर उसने सांस नली में निगल लिया, तो प्रॉब्लम लेने के देने पड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है, इमरजेंसी देखभाल होती है जब उस बंदे को सीजर आ गए हैं। सीजर आने के बाद में आपको क्या क्या करना है, ये सारे सीजर को रोकने के लिए है। और ये सीजर जब आ गए तो उस दौरान उसको हमें ये देखभाल करनी है, ताकि इंसान को हम क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। इज दैट क्लियर? ये क्या था हमारा सीजर्स का मैनेजमेंट, कैसे तो हम रोक सकते हैं, और अगर हो गए हैं तो हम उसको, पेशेंट को खतरा होने से बचा सकते हैं। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, सीजर्स कितने टाइप का होता है, दौरे क्या होते हैं और मिर्गी क्या होती है, हमने दोनों पढ़ ली। इनके लक्षण आपको देखने को वो बता दिए, जैसे जैसे आप टाइप पढ़ोगे टाइप के अकॉर्डिंग उनके क्या आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है, मिर्गी के दौरान इंसान का शरीर पूरा ऐंठ जाता है, अकड़ जाता है। समझ में आया क्या? पूरा शरीर अकड़ जाता है। सीजर आने के बाद जैसे ही बंदे को सीजर ठीक हो गए, अब आप पूछोगे तो उसको ये नहीं पता है इन 2-3 मिनटों में उसके साथ हुआ क्या था। उसकी मेमोरी पावर, जो याददाश्त थी ना वो सीजर वाले टाइम की, वो गायब हो जाती है, उसको सीजर वाला कुछ भी याद नहीं रहता है। इज दैट क्लियर? सीजर के दौरान उसको कब सीजर आए, कैसा आया, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ याद नहीं है। वो ये बोलेगा मुझे क्या हो गया था, मेरे चारों तरफ आप सारे लोग क्यों खड़े हो, मैं तो ठीक हूं। उसको ये नहीं पता भाई 2-3 मिनट पहले तूने सबकी जान गले में लटका दी थी। समझ में आ रहा है? तो ये उसको याद नहीं रहता है। तो ये इसका क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है कि आप देखते हो कि सीजर के बाद में इंसान को सीजर के दौरान की एक्टिविटी याद नहीं रहती है। ये था क्या, सीजर और मिर्गी। समझ में आया? हमने इसका मैनेजमेंट सब कुछ पढ़ लिया। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।